नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़ा है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विषयों पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण 2022 जारी किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केंद्र सरकार का कानून है। इसके तहत केंद्र सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मकसद लोगों को पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। कानून लागू करना और खाद्यान्न सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है, इसलिए इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को जानना समझना जरूरी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे अधिनियम के बारे में और किस तरह से लोगों को इसका फायदा हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व निदेशक कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र के प्रेम एस वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन आलोक सिन्हा जी से। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी के सीईओ के यतीश राजावत जी से। यतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत आलोक जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जब हम ऐसे अधिनियम की करते हैं जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ा है, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये अधिनियम क्या है और राज्यों की रैंकिंग से क्या तात्पर्य है? देखिए, हमारे देश में जो राशन कार्ड के अगेंस्ट जो खाद्यान्न दिया जाता है, इसके वजह से हम लोग जो आटा चावल खरीदते उसको हम राशन कहने लगे हैं। ये सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किया गया था। लेकिन आज के दिन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसका महत्व ये है कि अब ये मैंडेटरीली ये सरकार का ऑब्लिगेशन है कि लोगों को कार्ड के थ्रू राशन दिया जाए। और ये बीपीएल के ये वैरायटी के जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं जी, उनको महीने में 5-5 किलो अनाज बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज्ड रेट में दिया जाता है। इन अ वे सभी इकोनॉमिस्ट कहेंगे कि ये इनका लाइफलाइन है, क्योंकि बेसिस ऑफ किचन उसका इसमें सल्यूशन हो गया है। उसके बाद आम आदमी जाके अपना रोज़ का दिहाड़ी करे, नौकरी करे, जो कुछ भी करे। मेन मकसद और महत्व नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ये है कि अब ये केवल दया नहीं है, ये एक फेलो सिटीजन्स को जो दिया जा रहा है वो उनका हक है, उनका लीगल हक है। अगर किसी को नहीं मिले तो वो कोर्ट में जाके सरकार के अगेंस्ट दावा भी बोल सकते जी। अगर सीधी भाषा में कहूं, देश में कोई भूखा ना रहे, इसलिए केंद्र सरकार ने ये अधिनियम बनाया। जो आपका अधिकार है कि आपको जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलता है उसे आप ग्रहण करें, और सरकार उसको उपलब्ध कराती है। कई सरकारें मुफ्त में भी इस अन्न को उपलब्ध कराती हैं और कुछ सरकारें सब्सिडी के आधार पर भी इसको देती हैं। इसका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। वशिष्ठ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस योजना के बारे में, खास तौर से जब हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं। पहला संस्करण इसका सामने आया है और उड़ीसा जैसा राज्य इसमें पहले नंबर पे आया है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। क्या आधार रहा इस रैंकिंग का? देखिए, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जी, कि जो कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी है, जो यूएन बॉडीज़ कैलकुलेट करती हैं, या अभी उन्होंने जिसको कहते हैं SAFI फूड सिक्योरिटी, वो कंसेप्ट अलग है। वो भी इंडेक्स बनाते हैं और उसमें अनफॉर्चुनेटली इंडिया का स्थान नीचे है जी। और मैं ये देख रहा था, चूँकि ये आज ही मिला है, ये जो कंसेप्ट है फूड सिक्योरिटी का, ये यूएन एजेंसीज़ जो प्रेजेंट करती हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। और ये बुनियादी चीज़ समझना बहुत आवश्यक है। ये इन्होंने 3 कंपोनेंट लिए हैं, जिसके डिटेल्स ईच कंपोनेंट के हमारे पास अभी नहीं है। तो एक तो ये है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत आप उसको कहाँ तक पहुँचा रहे हैं लोगों को।
दूसरा उन्होंने कहा है कि भी पोषण के बारे में जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जी, उनको कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है। और थर्ड उन्होंने पोर्टल की बात की है, किस कैसे माध्यम से। अब ये देखिए बहुत फंडामेंटल इशू है कि ये जो इंडेक्स है ये वो इंडेक्स है जो ये शो करता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और उससे रिलेटेड अभी पोषण प्रोग्राम जो है जी, जो कि ओरिजिनली था बट मॉडिफाइड वर्जन पोषण 2 प्रोग्राम जो है उसको कितने अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं प्रेजेंटली। तो एक्चुअली ये गवर्नेंस का एस्पेक्ट है जी, कि कितने अच्छे तरीके से आपको उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। जी, ये तो इंडेक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो दिया है। लेकिन मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स यूएन बॉडीज़ कैलकुलेट करती हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अंडर नरिशमेंट कितना है आपके कंट्री में। जी, फॉर एग्जांपल के बिलो 5 इयर्स कितने बच्चे अंडर नरिश्ड कैटेगरी में आते हैं, विच मीन्स यू आर टॉकिंग ऑफ ए काइंड ऑफ स्टॉक कि आज की तारीख में कितने मिलियन बच्चे अंडर नरिश्ड कहे जा सकते हैं। वो मेजरमेंट जी, हमारे इस इंडेक्स में नहीं है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन सरकार तमाम तरह की कोशिश कर रही है। अगर मैं गर्भवती महिलाओं की बात करूं तो उस दौरान उनको अच्छा पोषण मिले, इसके लिए भी सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं चला रखी हैं। यतीश जी, अगर मैं आपसे पॉलिसी के संदर्भ में जानना चाहूं, दुनिया का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है खाद्य सुरक्षा की। जब हम बात करते हैं भारत की, तो दुनिया में इतना बड़ा कार्यक्रम दुनिया के किसी देश में नहीं चलता है जितना अपने देश में चलता है। पॉलिसी के हिसाब से कोरोना काल के दौरान, कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से लोगों को अन्न मुहैया कराया गया, गेहूं चावल मुहैया कराया गया, आप कैसे देखते हैं इस योजना को? देखिए मनोज जी, इसका आधार देखना पड़ेगा इस योजना का, और इस योजना का आधार भी आधार के अंदर ही है। क्योंकि आपको पता है कि पहले पीडीएस का जो वितरण होता था वो राशन कार्ड के बेसिस पे होता था। तो पहली चीज जो सरकार ने कोविड से पहले उसकी शुरुआत हो गई थी, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोविड वर्षों के दौरान हुई, वो ये थी कि वन राशन वन रेशन कैसे किया जाए, यानी कि राशन कार्ड को आधार से लिंक कैसे किया जाए, जैसे कि हर आदमी अगर अपने प्रदेश में या अपने गांव में नहीं है उसको राशन मिल सके। क्योंकि आपको याद है कि कोविड के दौरान माइग्रेंट लेबर की एक पलायन की एक बड़ी दिक्कत खड़ी हुई थी, और उनको राशन पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह से खड़ा हो गया था सरकार के पास जी। तो वन राशन कार्ड और वन नेशन का इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से युद्ध स्तर पे किया गया, और उसी की वजह से करीब 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दिलवा पाई जी। अब क्या हुआ है कि जिन प्रदेशों ने या जिन स्टेट्स ने इसका इम्प्लीमेंटेशन या डिजिटाइजेशन प्रॉपरली किया है, वो इस रैंकिंग में बेहतर दिख रहे हैं। और हाँ, ये गवर्नेंस की रैंकिंग है जी। ऑब्जेक्टिव ये था इस रैंकिंग को मेरे ख्याल से बनाने का कि ये देखा जाए कि विद इन द स्टेट परफॉर्मेंस क्या है, कौन सी स्टेट किस तरीके से आधार की सीडिंग कर पाई है जी, अपने प्रोसेस को डिजिटाइज कर पाई है, ई पॉस का इम्प्लीमेंटेशन कर पाई है, जैसे कि जो राशन मिलना है वो सिर्फ वो राशन कार्ड दिखाने पे ना मिले, बल्कि सिर्फ एक थंबप्रिंट या एक इम्प्रेशन पे वो राशन वितरण हो सके जी। तो एनएफएसए का जो इम्प्लीमेंटेशन और जो उसका प्रोसेस जो था उसको डिजिटाइज करने का और उसका जो आउटकम है उस डिजिटाइजेशन का, वो इस इंडेक्स पे दिख रहा है जी। इसलिए ओडिशा और यूपी दो प्रदेश है जिनकी रैंकिंग में सबसे ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में सबसे बड़ा पलायन हुआ था, यूपी और बिहार की तरफ, और यहाँ पे सबसे बड़ा वितरण भी हुआ था जी राशन का। और मतलब इसके कई उदाहरण है कि ये यूपी में वितरण राशन का इतना अच्छा हुआ था कि
बिल्कुल। और वो सब राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था। बिल्कुल यतीश जी, केंद्र सरकार ने उसके डायरेक्शन दिए थे और प्रोसेस सेट किया था। जाहिर सी और बात है, इस जब हम बात राज्य और केंद्र संबंधों की करते हैं या संघीय व्यवस्था की करते हैं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इतना बड़ा कार्यक्रम, आलोक जी, अपने आप में मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोविड काल के दौरान, संक्रमण के दौरान बहुत सी घटनाएं घटित हुई, लेकिन एक अच्छा पहलू ये रहा कि किसी को कोई खबर ऐसी नहीं आई, किसी को भूखा रहना पड़ा हो या उसके कारण उसे किसी प्रकार की मौत की हुई हो या डेथ हुई हो, ऐसी खबर मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। हाँ, लोगों को बहुत परेशानियां हुई। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि असली चैलेंज जो था वो कोरोना संक्रमण के काल के दौरान था और उसे राज्य और केंद्र सरकारों ने मिलकर इसे संभाला, और मैं समझता हूं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश रैंकिंग में शायद इसीलिए ऊपर उभर के आए हैं क्योंकि उन्होंने सुशासन व्यवस्था को नीचे तक उसका क्रियान्वयन किया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जो आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोविड के समय जो लोगों की रोजगार चले गए थे तो भी NFSA के अधीन इनको राशन दिया गया, वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, उसका एक बैकग्राउंड है। देखिए, 2013 के पहले जी, मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के ऊपर वो लांछन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं मिस्टर जस्टिस DP वाधवा, उनका कमीशन रिपोर्ट था 2007-8 का, जिसमें देखा गया था कि देश में लगभग 25% राशन कार्ड जाली हैं। इवन इन द सिटी ऑफ दिल्ली, ये कि कोई रिमोट गांव की बात नहीं थी, दिल्ली शहर में 30% जाली थे। उसलिए 2016 से जब आधार कार्ड को लिंक किया गया विद राशन कार्ड, तो इमीडिएटली जितने जाली राशन कार्ड सब अपने आप ही डिलीट हो गए। तो विद द रिजल्ट कि अभी क्यों उड़ीसा और यूपी और आंध्र प्रदेश को नंबर 1, 2, 3 मिला है, इन्होंने आधार कार्ड को इतना 100% लिंक कर दिया है कि जिसको बोलते हैं कि लास्ट डिलीवरी पॉइंट तक वो राशन पहुंच रहा है। सो आई फुल्ली अग्री विद वशिष्ठ साहब कि पोषण का इसमें शायद नहीं है, वो शायद बाद में ज़रूर गवर्नमेंट उसका कुछ करेगी जी, बट वी हैव टू रिमेंबर इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, और ये फर्स्ट टाइम हर एक सिटीजन को बिलो द पॉवर्टी लाइन हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स उन तक, उनके घर तक पहुंच पा रहा है। इट इज़ अ ट्रेमेंडस थिंग। इतना बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया में और किसी देश में नहीं हुआ है। मे बी चाइना में हुआ, लेकिन चाइना के बारे में कोई स्टडीज़ है नहीं जी। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम को आधार कार्ड के साथ लिंक करके उसमें जाली राशन कार्ड सब डिलीट हो गए। जी, एक पारदर्शिता आई व्यवस्था में, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ और उसका लाभ आम जनता को हो रहा है इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए। तमाम सवाल उठते थे कि देश में किसी को अन्न मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ठीक कहा आपने, एक दौर देश में ऐसा था, कुछ साल पहले तक ये सवाल बहुत उठता था कि जो राशन मिलना चाहिए आम जनता को, जरूरतमंद को, वो नहीं मिल पाता था, लेकिन पर्ची उसके नाम की कट जाया करती थी। राशन कार्ड के नाम पे जो खेल होता था, इस देश ने बहुत अच्छे से उसे देखा है। वशिष्ठ साहब, अगर बात मैं पारदर्शिता की करूं, लोगों को अन्न की बात की जाए तो गेहूं चावल मिलता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की योजनाएं भी लागू की गई। आप कैसे देखते हैं? खास तौर से उड़ीसा के बारे में कहा जाता है कि वहां पर एक अच्छी योजना खाद्यान्न की लागू की गई, आम आदमी को उसका लाभ मिला। ऐसी उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह लोगों को उपलब्ध कराया गया राशन, वो अपने में एक मिसाल बना दुनिया में। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ कि जैसे अभी हमारे से पहले वक्ता बोल रहे थे कि डिजिटाइजेशन का एक बड़ा भारी योगदान है इसमें, और जिन स्टेट्स ने क्विकली उसको अडॉप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया वो डेफिनेटली आगे निकल रहे हैं। और अगर इसीलिए जनरल अगर इमेज देखें, जो मैं पोषण की बात इसलिए कर रहा था कि प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर नरिश्ड ये है, यूपी में बहुत हाई है अभी भी, तो वो एक स्टॉक वाली बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको जोड़ देते हैं कि किस तरीके से अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो वहाँ प्रशंसा योग्य है यूपी का योगदान भी, क्योंकि उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। और जो सेकंड कंपोनेंट है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अलावा जो पोषण 2 भी शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट से मिलके, उसमें भी उन्होंने आंगनबाड़ी लेवल तक जो उसको एनर्जाइज किया है जी, और वहाँ भी जो डिजिटाइजेशन किया है कि बच्चों को वहाँ खाना मिलना चाहिए, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिलना चाहिए,
गर्भवती माताओं को उनको महिलाओं को पोषण मिलना चाहिए, और डिलीवरी के 6 महीने बाद तक उनको 6,000 रुपीज़ वो मिलना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो बिंदु हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन जहाँ जहाँ अच्छी तरीके से हुआ है वो इंडेक्स में ऊपर आए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि केवल, क्योंकि 3 कंपोनेंट हैं इस इंडेक्स के जी, तो केवल ऐसा नहीं है कि जो आपने गेहूं, चावल या दाल उसके साथ डिलीवर कर दिया। इन एडिशन टू दैट, अगर आपने ये पोषण प्रोग्राम को भी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है तो आपका रैंक ऊपर आएगा जी। और इस मामले में मैं कहूँगा कि जैसे उड़ीसा ओवरऑल लो इनकम ग्रुप में आता है, यूपी लो इनकम ग्रुप में आता है एज़ कम्पेयर टू आंध्र प्रदेश, तो ये एक बहुत सराहनीय चीज़ है कि आप ओवरऑल पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नीचे आते हुए भी अगर आप इसमें आगे निकल जाते हैं तो वो गवर्नेंस की तरफ इशारा करता है जी कि आज की तारीख में। वसंत साहब, आपको एक घटना याद होगी ओडिशा की, क्योंकि जब हम ओडिशा आज शीर्ष पर है खाद्यान्न सुरक्षा मामले में, एक घटना 90 के दशक की संभवतः है, कालाहांडी में जो भुखमरी की घटना हुई थी, और आज इतने साल बाद वही ओडिशा खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में नंबर 1 है। तो ये बदलते हुए भारत की एक तस्वीर है, इसे आप कैसे? मैं इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानूंगा। इसीलिए मैं 2 चीज़ों में डिस्टिंक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से फॉरेन स्कॉलर्स और हमारे भी अगर एकदम ये इंडेक्स रखेंगे उनके सामने तो कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो मैं इसलिए शुरू में ये बात कही थी कि अगर आप टोटल चिल्ड्रन को देखें, प्रोपोर्शन अंडर नरिश्ड, वो आज भी यूपी में बहुत हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, 35% और सो। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आप जो भी प्रोग्राम्स हैं पोषण को लगा के इम्प्लीमेंट कितने एफिशिएंटली कर रहे हैं जी। सो द फोकस ऑन गवर्नेंस, इसलिए मैं इंडेक्स और उसमें डिस्टिंक्ट करना चाह रहा था। तो यहाँ पर जो लो इनकम ग्रुप में होते हुए यूपी और उड़ीसा की प्रशंसा इसलिए करनी पड़ेगी कि जो उनके पास बैकलॉग है उसको अगर फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करें कि आज की तारीख में कितने अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम, पोषण प्रोग्राम और NFSA को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वहाँ उनको हाईएस्ट मार्क्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। अगर विशेष श्रेणी के राज्यों की मैं बात करूं, या ऐसे राज्य जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं जहां पर और ज़्यादा चुनौतियां सामने आती हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, इन 3 राज्यों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम जो है उसके तहत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यतीश जी, अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, एक बात साफ है, पारदर्शिता आई है सिस्टम में। अब लोगों को अन्न मिलता है, वो चाहे कोई भी राज्य हो। मैं ये नहीं कहता सारी कमियां दूर हो चुकी हैं, सारी खामियां दूर हो चुकी हैं, लेकिन अब लोगों को अनाज मिलता है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। टेक्नोलॉजी का जो उपयोग इस क्षेत्र में हुआ है उसने किस तरह पारदर्शिता लाने का काम किया है, किस तरह आम आदमी को लाभ पहुंचाया है? देखिए मनोज जी, इसमें 2-3 चीजें देखने वाली हैं। पहली चीज ये है कि हम कह रहे हैं कि उड़ीसा ने सबसे अच्छा किया है इस स्कीम के तहत या इस एक्ट के तहत, लेकिन आप ये भी देखिए कि उड़ीसा में बेनिफिशियरी टोटल है करीब 4 करोड़ 26 लाख के आसपास जी, और यूपी में बेनिफिशियरी हैं करीब 14 करोड़ 72 लाख के आसपास। तो जो लॉजिस्टिक सिस्टम इस्तेमाल हुआ होगा, आप सोचिए उसमें अंतर 3.5 गुना का है करीब उड़ीसा और यूपी के अंदर जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है जो कल जब डिस्कशन हुआ इन रैंकिंग पे वो सामने आई कि इस रैंकिंग का ट्रांसपेरेंसी ही नहीं हुई प्रोसेस के अंदर में, बल्कि एक आइडेंटिफिकेशन हुई है एक्चुअल बेनिफिशियरी की कि ये आदमी है या ये इंसान है जिसको हम अन्न दे रहे हैं, ये परिवार है जिसके पास ये अन्न जा रहा है और वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब वो कोई फर्जी नहीं है, राशन कार्ड उसका फर्जी नहीं है, क्योंकि वो अपना थंब इंप्रेशन दे रहा है और उसको एक्चुअल में राशन जा रहा है जी। इसका बेनिफिट 2 चीजों में हुआ है जिसका इस इंडेक्स में भी जिक्र है। वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जिस केस में जो प्रदेश अन्न नहीं दे रहे हैं बल्कि एक कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी अब बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरा इम्पैक्ट इस आइडेंटिफिकेशन का ये हुआ है
कि आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स दिए जाते हैं वो रियल कार्ड्स इन बेनिफिशियरीज को दिए जा सकते हैं, क्योंकि अब इनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। इसी तरीके से इम्यूनाइजेशन की स्कीम है या कोई और जो सरकारी स्कीम है जो पहले आइडेंटिटी या राशन कार्ड से लिंक होती थी, अब वो आधार से लिंक होने की वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका भी गवर्नेंस बेटर होगा। तो एक तरीके से सिर्फ इस स्कीम के, क्योंकि ये स्कीम काफी बड़ी है और दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है और 80 करोड़ बेनिफिशियरी हैं, और वो 80 करोड़ बेनिफिशियरी का आइडेंटिफाई होना अपने आप में सरकार की बाकी स्कीम्स पे के डिलीवरी पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जी, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है जो मतलब हुई है जी, इस स्कीम के माध्यम से। जी बिल्कुल यतीश जी, लोगों को खाद्यान्न मिले ये जरूरी है, लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, पारदर्शिता आई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, ये अपने में अच्छी बातें हैं। लेकिन जितना अन्य लोगों को मिलना चाहिए, खाद्यान्न जितना लोगों को मिलना चाहिए, लाभार्थियों को जितना सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए, आलोक जी उस मामले में पारदर्शिता क्या आई है? क्योंकि पहले ये आरोप लगता था, ये आरोप जनता का लगता था कि अगर किसी को अन्न मिलना है 5 किलो तो दिया जाता था 4 किलो, 1 किलो कहाँ जाता था पता ही नहीं लगता था, या 600 ग्राम कहाँ जाता था पता ही नहीं लगता था। क्या वो पारदर्शिता सिस्टम में आई है? जितना अन्न मिलना है, जितना खाद्यान्न मिलना है, उसकी मात्रा जितनी मिलनी है, वो क्या अब आम लोगों को मिल रही है? देखिए, पहले क्योंकि करीब 25% कार्ड्स जाली होते थे, तो उन कार्ड्स के नाम पे जो खाद्यान्न को एलिजिडली बांटा जाता था वो ब्लैक मार्केट में जाता था। अब पिछले 3-4 साल से ब्लैक मार्केटिंग ऑफ वीट राइस का कोई रिपोर्ट्स कहीं से है नहीं, विच मीन्स कि वो खाद्यान्न एक्चुअली कार्ड होल्डर्स को ही मिल रहा है। हाउएवर इन मैटर्स ऑफ गवर्नेंस थोड़ा डिटेल पे भी जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुक्स होगा ज़रूर। ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में एक स्टेट फूड कमीशन का भी प्रोविज़न है जी। उड़ीसा क्यों इसलिए अच्छा कर रही है कि उड़ीसा वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने एक स्टेट फूड कमीशन वहाँ नियुक्त कर दिया, और उनके जो चेयरमैन थे मिस्टर रंगलाल जमूदा, वो बहुत ही एक्टिव थे। वो जिले जिले जाके, ब्लॉक हेडक्वार्टर जाके वो ये इसका प्रोपेगेंडा भी करते थे और वो कंप्लेंट्स को इनवाइट करते थे, विद द रिजल्ट कि एक मैसेज गया कि इसमें हर एक कार्ड होल्डर्स के अगेंस्ट जो खाद्यान्न लिफ्ट होके बंट रहा है वो एक्चुअली उनके डोर स्टेप तक पहुंचे। सो टू दैट एक्सटेंट ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आ गई है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग गेहूं और चावल में अब नहीं हो रहा है इंडिया में, जी, जो पहले 5-6 साल तक पहले कॉमन था। वशिष्ठ जी, एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों का भी उपयोग अब किया जा रहा है, ताकि जो ब्लैकमेलिंग की बात, ब्लैक मार्केटिंग की बात की जा रही है कि किस तरह से काला बाजारी राशन के नाम पर होती थी, उस पर अंकुश लगा है, और ये एक सबसे बड़ा पहलू इसका है। तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने, वशिष्ठ जी, अच्छा पोषण लोगों को मिले, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, इसके लिए भी तमाम तरह की योजनाएं चलाई हैं। वो स्कीम भी, वो योजना भी क्या इसी अधिनियम के तहत आती हैं? नहीं, जो या इस अधिनियम के तहत उनको लाभ मिल रहा है इसका? नहीं, वो लिंक हो गया है जी। जब आपने जैसे इंडेक्स में इन्होंने जो पोषण वाली बात है उसको काफ़ी अहम रोल दिया है, इसलिए मैं उस पर जोर दे रहा था, क्योंकि आपकी जो इंडेक्स बनी है ये जी, उसमें पोषण ऑलमोस्ट 1/3 है, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अभी क्या हो रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या हो रहा है, पोषण 2 को कितने अच्छी तरीके से पुश किया जा रहा है, वो दोनों चीज़ें इस इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। अच्छा, आपकी आज्ञा हो तो मैं 1 मिनट एक पॉइंट पे लगाना चाहूँगा कि ये जो इंडेक्स है इसमें कुछ ये सोचने वाली बात है कि पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे इन स्टेट्स का रैंक लो क्यों है? क्या वहाँ पे डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है? मेरे ख्याल से हुआ है। तो एक ही इम्पॉर्टेंट जो मुझे संशय है, जो मैं डिटेल में देखूंगा लेटर ऑन, आज तो समय नहीं था, कि पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में शायद उतने करोड़ लोग राशन से ले ही नहीं रहे हैं। जी। तो अगर नहीं ले रहे हैं, और मान लीजिए आपने कहा भाई 75% रूरल एरिया में आना चाहिए, 50% अर्बन एरिया में, ओवरऑल फिगर है, और अर्बन एरिया से 50% लोग राशन ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद उनको
उससे अच्छी क्वालिटी अपने लोकल मार्केट में मिल जाती है। तो ये भी बिंदु देखने लायक है कि उनका रैंक शायद, मैं शायद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डेटा आएगा तो पता लगेगा, शायद चूँकि लोगों को वहाँ ज़रूरत नहीं है राशन से लेने का, तो अगर वो उसमें वो काउंट हो गया कि ये वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ये एक इसका पहलू है कि हरियाणा, पंजाब जैसे जो राज्य हैं, अगर वो रैंकिंग में ऊपर नहीं है तो अपने में कहीं ना कहीं दूसरे पहलू भी खड़े होते हैं। लेकिन एक बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इसमें गांव का सवाल भी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका बहुत उपयोग हो रहा है। शहरी और ग्रामीण स्तर पे आप अंतर को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण अंचल हो, लोग बाग इतने अवेयर हो गए हैं कि उनका हक कितना है, उनको कितना मिलना चाहिए। और शिक्षा का लेवल भी देखिए, 8वीं पास तक तो 80% ऑफ इंडिया हो गई है, तो अब उनके नाम पे ब्लैक मार्केटिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल एनी मोर। उसलिए टू दैट एक्सटेंट जो पहले कहते थे कि ग्रामीण अंचल में बहुत रिमोट में वहाँ कोई स्कीम नहीं पहुँच पाती, उसलिए वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, वो दिन अब चले गए हैं। अब शिक्षा का दर्ज और अवेयरनेस का दर्ज इतना ऊंचा हो गया है कि वहाँ के लोग भी, उनको मालूम है कि हमारा हक क्या है, और हक को प्राप्त कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की 67% जो आबादी है वो इसके तहत कवर होती है, और इसका मकसद यही है कि कोई भूखा ना रहे, अच्छा पोषण हर किसी को मिले, ये इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार की ये योजना राज्यों के द्वारा क्रियान्वित अलग अलग राज्यों में की जाती है। खैर, आप तीनों ने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।